हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई स्ट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। देखिए, आज संडे है, पढ़ने का मन तो होगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे संडे में द हिंदू में कोई एडिटोरियल पब्लिश नहीं होता है, तो इस वजह से जो बचे कुछ आर्टिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, हम उसको कवर कर लेते हैं आज के दिन पे। तो टेंशन नहीं लेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे हम लोग। थोड़ी सी पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर पूरा संडे एंजॉय करिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि लगातार तीसरा लानीना आने की वजह से भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ सकता है। आप देखेंगे कि अभी भी इंडिया की, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या गांवों में रहती है। उसके अलावा लगभग 50% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर निर्भर करती है। और जो हमारी कृषि है, यानी भारत की जो कृषि है, ये मानसून पर निर्भर करती है। और ला नीना क्या करता है, तो ये मानसून को प्रभावित करता है। एल नीनो क्या करता है, मानसून को प्रभावित करता है। तो जब मानसून प्रभावित होगा तो हमारी कृषि प्रभावित होगी, जब हमारी कृषि प्रभावित होगी तो यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, जब लोग प्रभावित होंगे तो देश प्रभावित होगा। इस तरीके से सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, आईओडी क्या है। आईओडी का मतलब होता है इंडियन ओशियन डाइपोल, इसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागरीय डाइपोल। उसके अलावा यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और ये सारी चीजें जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं, तो हम इसको बहुत ही आसान भाषा में एकदम इजी वे में समझेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। इस आर्टिकल को मैं कल ही डिस्कस करने वाला था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको रोक लिया था। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं इसके बारे में। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है? तो इसके पीछे वजह ये है कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है स्काईमेट। इसने भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी की है। और इस भविष्यवाणी में ये बताया है कि जो साउथ वेस्ट या दक्षिण-पश्चिम मानसून है, ये सामान्य रहेगा, लेकिन अगस्त का जो महीना है, इसमें बारिश कम होगी। उसके अलावा और भी कई बिंदु बताए हैं, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, राजस्थान हो गया, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन सारे राज्यों में क्या होगा, तो यहाँ पे बारिश कम होगी। ये किसने बताया? तो स्काईमेट नामक प्राइवेट कंपनी ने अपने मौसम संबंधी भविष्यवाणी में बताया है। उसके अलावा इसने ये भी कहा है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होगी। यहाँ पे सामान्यतः वर्षा अधिक ही होती है। वैसे भी आप देखेंगे, मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत की। इवन विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे मौसिनराम होगा, चेरापूंजी होगा। तो यहाँ पे सामान्यतः वैसे भी वर्षा अधिक होती है। उसके अलावा इसने ये भी बताया कि अगर साउथ इंडिया में देखेंगे हम, तो केरल हो गया और कर्नाटक, यहाँ पे क्या होगा, तो सामान्यतः वर्षा कम होगी, मंद वर्षा होगी, हल्की वर्षा होगी। उसके अलावा इसने ये भी कहा कि पंजाब का क्षेत्र हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश के प्रमुख खरीफ फसल क्षेत्र, और महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर वर्षा सामान्य से अधिक होगी। किसने बताया? तो स्काईमेट नामक प्राइवेट कंपनी ने बताया, जो मौसम की भविष्यवाणी करता है। एल नीनो क्या है? तो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण दुनिया के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी जो एल नीनो है, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ होता है बालक ईसा। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि ये जो एल नीनो की जलधारा होती है, ये दिसंबर माह के आसपास आती है, जो क्रिसमस का टाइम होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ पे ये धारा उत्पन्न होती है, पेरू के तट के आसपास, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या होता है, दिसंबर का महीना गर्मी का महीना होता है। तो क्योंकि ये जलधारा क्रिसमस के आसपास आती है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? एल नीनो, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था, जिसके कारण क्या हुआ था, तो भारत के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। अब आपको लग रहा होगा, यार 5 से 12 दिन बहुत ज्यादा थोड़ी ना, कौन सा साल भर लेट हो गया था, इतना तो आगे पीछे होता रहता है। लेकिन जो गांव से जुड़े हैं वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि खेती जो होती है ना, अगर एक दिन भी पानी लेट हो गया जब उसको जरूरत है, और एक दिन भी हम उसको पानी नहीं दे पाए, सिंचाई नहीं कर पाए, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 12 दिन। अब सोचिए कितनी जगह के जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, भूजल होता है, वो समाप्त हो गया होगा। जहाँ पे कृषि की जाती है, वहां पे अगर जल की आवश्यकता थी वो नहीं मिली, तो पूरी की पूरी कृषि तबाह हो गई। और आप सोचिए ना कि अगर कृषि तबाह हो गई, कृषि बर्बाद हो गई, तो जो इसके ऊपर डिपेंड लोग हैं, जो किसान थे, उनकी भी जिंदगी संकट में आई। उसके अलावा जो लोग इसके ऊपर डिपेंड थे, जो खाने के लिए इसका यूज करते थे, जो खरीदते थे मार्केट से, उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस तरीके से बहुत सारे प्रभाव यहाँ पे पड़ सकते हैं।
बात की जा रही है इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं दोनों शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्रा उष्ण का मतलब होता है गर्म, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। इसमें पहला है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। दूसरा है समुद्री जल वाष्पन में अनियमितता। तीसरा है प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना। अब यहाँ पे आपको लगा यार आप तो बोले थे आसान भाषा में समझाएंगे, ये क्या है, आप तो बस पढ़ के सुना रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चीज़ तो हम भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आसान भाषा में क्या हुआ, आसान भाषा में ऐसे समझेंगे मैप के माध्यम से। आइए समझते हैं उसको। यहाँ पे आपको पेरू जलधारा दिख रही है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल, इसी को भूमध्य रेखीय कहा जाता है। तो यहाँ पे ये साउथ यानी कि दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा है, यहाँ पे उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा है। तो ये जो पेरू जलधारा है, इसी के स्थान पर ये जलधाराएं आ जाती हैं बस। इसी को एल नीनो कहा जाता है। और यहाँ पर जहाँ भी आसमानी कलर की जलधारा दिखाई गई है, वो ठंडी जलधारा है, और जहाँ भी रेड कलर की दिखाई गई है, वो गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे पेरू वाली जो जलधारा है, आप देख सकते हैं कि ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे जब ठंडी जलधारा के स्थान पर ये गर्म जलधारा आ जाती है, तो ये जो पेरू का तट है, इसके आसपास का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे तापमान बढ़ गया तो उससे हमें क्या? हाँ, उससे हमें है, क्योंकि जब तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ पे वायुदाब क्या हो जाता है, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और आप सबने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वायु कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो उच्च वायुदाब से लेकर के निम्न वायुदाब की तरफ चलती है वायु। तो यहाँ पे जब निम्न वायुदाब बन जाता है, तो जो वायु भारत की तरफ जानी चाहिए थी, वही वायु यहाँ पे खिंच के चली जाती है। और मानसून क्या है, तो मानसून वायु का उत्क्रमण ही है। मानसून क्या है, तो मानसून मौसमी वायु का उत्क्रमण ही है। तो जो वर्षा भारत में होनी चाहिए थी, जो वायु, जो हवा भारत में वर्षा लेकर के आ रही थी, वो भारत में जाने की जगह कहाँ पे चली जाती है, तो पेरू के तट की तरफ चली जाती है, इस तरफ खिंचाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है, तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से निम्न वायुदाब बन जाता है, और हमारे यहाँ पे भारत में तुलनात्मक रूप से उच्च वायुदाब बन जाता है। तो इसी वजह से एल नीनो प्रभाव डालता है। अब एल नीनो का एकदम आसान भाषा में आप समझ गए ना, कि जो ये पेरू जलधारा है, इसी पेरू जलधारा के स्थान पर ये जो इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय जलधारा है, ये आ जाती है बस। और ये अस्थायी रूप से घटना होती है, ऐसा नहीं कि आगे तो फिर जाएगी नहीं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ से आई उसको जाना ही है, चाहे आज जाए, चाहे 10 साल बाद जाए। तो ये अस्थायी घटना होती है, कुछ समय के लिए ही होती है। और जब यहाँ पे गर्म जलधारा आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका तापमान बढ़ जाएगा। जब इसका तापमान बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो वाष्पन की प्रक्रिया है, जो वाष्पित होता था जल, उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि इम्पैक्ट डालेगा। पहले यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, अब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। तो पहले जितना वाष्पन होता था, कम होता था, अब तापमान अधिक है, तो वाष्पन ज़्यादा होगा। तो ये सारी घटनाएँ यहाँ पे होती है। उसके अलावा जो प्लैंकटन होते हैं, उसमें भी कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखें कोई भी जीव हो गया, चाहे इंसान ही हो गया, जहाँ पे हम रहते हैं, हम उसी के हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं। जब हम नई जगह जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम बदल जाता है, तापमान बदल जाता है, जलवायु बदल जाती है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे अधिक तापमान वाली जलधारा आ जाती है, तो यहाँ पे रहने वाले जो प्लैंकटन हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग ठंडी जलधारा के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। अब यहाँ पे गर्म जलधारा आ गई है, तो जो प्लैंकटन है, जिसको मछलियाँ खा के जिंदा रहती हैं, प्लैंकटन मछलियों के भोजन होते हैं, और भी बहुत सारे समुद्री जीवों के भोजन होते हैं, तो उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब प्लैंकटन मरने लग जाएँगे, तो मछलियाँ किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? जब मछलियाँ मरेंगी फिर, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो बस इतना सा है कि ये जो पेरू जलधारा है ना, इसी के स्थान पर इनमें से कोई धारा आकर के, भूमध्य रेखीय धारा आकर के इसका स्थान ले लेती है पेरू जलधारा का। और पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा कैसे, तो ये ठंडी जलधारा है, और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय जलधारा है, वो गर्म जलधारा है। तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर गर्म भूमध्य रेखीय जलधारा का आ जाना ही क्या कहलाता है, अस्थायी रूप से। तो इसी को कहा जाता है अल नीनो। और अल नीनो क्यों प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर? यहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऊपर था, वो चीज़ मैंने बता ही दी है, क्योंकि निम्न वायुदाब यहाँ बन जाता है, और जो हवा हमारे पास जानी चाहिए थी, जो हवा भारत के पास मानसून लेकर के आती है, वही हवा यहाँ पे खींच के चली जाती है। तो इस वजह से भारत में क्या होता है, मानसून सही नहीं रहता, बारिश कम होती है एल नीनो की वजह से। उम्मीद है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा आसान भाषा में। यहाँ पे दिखाया गया सामान्य वर्ष कैसा होता है, और यहाँ पे दिखाया गया कि जब एल नीनो आ जाता है तब कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वायु है, ये पेरू जलधारा की तरफ से होते हुए कहाँ पे जा रही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एल नीनो आ जाता है, तो भारत की तरफ ना जाकर के वही वायु कहाँ जा रही है, तो पेरू की तरफ जा रही है। इसी वजह से क्या होता है कि भारत में वर्षा कम होती है, जब एल नीनो आ जाता है, वर्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, मानसून नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मानसून है क्या? मानसून को कहते हैं मौसमी पवन का व्युत्क्रमण है बस। यानी जो मौसमी हवाएँ होती हैं, उसी का व्युत्क्रमण है। वही चल कर के हमारे भारत में वर्षा करवाती हैं, इसी को मानसून कहा जाता है। और जो मानसून शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है, वो अरबी शब्द से हुई है।
अरबी शब्द के मौसम से हुई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो एल नीनो होता है, वो भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन जो ला नीना होता है, वो भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और एल नीनो के विपरीत घटना को ला नीना कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। स्पेनिश में ला नीना का मतलब छोटी लड़की होता है और इसे एल विएजो या ठंडी घटना के नाम से भी जाना जाता है। इधर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। जो पेरू तट के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, तापमान और ज़्यादा कम हो जाता है, यहाँ पे ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, उच्च वायुदाब बन जाता है और जब उच्च वायुदाब बन जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा गमन करती है, वायु गमन करती है, तो फिर ये हमारे लिए, भारत के लिए मानसून की एक अच्छी स्थिति बन जाती है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ला नीना के कारण पेरू और इक्वाडोर में सूखा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़, पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर, सोमालिया तट पर उच्च तापमान और भारत में अच्छी मानसून बारिश होती है। ला नीना वास्तव में भारतीय मानसून के लिए फायदेमंद है, चीज तो मैंने आपको बताई दी है। आमतौर पर एल नीनो और ला नीना हर 4 से 5 साल में आते हैं। ला नीना की तुलना में एल नीनो अधिक बार आता है। आमतौर पर यह 9 से 12 महीने तक चलते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ला नीना जब बनता है तब कैसी कंडीशन बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ला नीना बनता है तो जो पेरू तट है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, यहाँ पे उच्च दाब हो जाता है और यहाँ से हवाएं निम्न वायुदाब यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे अधिक बारिश होती है। ये ला नीना की कंडीशन दिखाई गई मैप के माध्यम से। अब यहाँ पर हम एल नीनो और ला नीना का तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। एल नीनो में क्या होता है, तो यहाँ पर प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जबकि ला नीना में व्यापारिक हवाएं क्या होती है, तो सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती हैं। उसके अलावा प्रशांत के पूर्वी भाग में गर्म पानी जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पेरू ठंडी जलधारा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, गर्म जलधारा इसका स्थान ले लेती है, तो तापमान बढ़ जाता है, पानी गर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तापमान कम हो जाता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, तो इस वजह से पानी ठंडा रहता है। उसके अलावा एल नीनो की वजह से क्या होता है, तापमान बढ़ता है और प्लैंकटन मरने लगते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, मछलियाँ कम मिलने लगती है, मछलियों की भी मौत होने लगती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पोषक तत्वों से भरपूर पानी के बढ़ने से अधिक मछलियाँ मिलने लगती हैं। भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है और उत्तरी अमेरिका में वर्षा बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे भारत में मानसून सामान्य से बेहतर हो जाता है। एल नीनो अधिक बार आता है, जबकि ला नीना की आवृत्ति कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। कभी स्टेटमेंट देके पूछे कि एल नीनो की या ला नीना की विशेषताएं क्या, और इसमें से कभी एक पॉइंट यहाँ पे रख दे या इसमें से कभी एक पॉइंट यहाँ पे रख दे, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों को ध्यान में रख के चलना है। अब यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका नाम है आईओडी। इसका पूरा नाम है इंडियन ओशियन डाइपोल, इसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागरीय डाइपोल। ये होता क्या है, तो गर्मी के दिनों में हिंद महासागर की जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हिंद महासागरीय डाइपोल की संज्ञा दी जाती है। हिंद महासागरीय डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह एल नीनो को प्रभावित करता है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पहला होता है सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल, दूसरा होता है नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल। सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल कब होता है, तो जब पश्चिमी हिंद महासागर यानी कि अरेबियन सी का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के सामान्य तापमान से अधिक हो, यानी जब यहाँ पे अरेबियन सी का तापमान, अरब सागर का तापमान अधिक हो, किससे, जो बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र उससे, तो ये क्या होगा, तो ये सकारात्मक होगा भारत के लिए। सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है, यानी कि ये भारतीय मानसून के लिए अच्छा होता है। और नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल की स्थिति कब होती है, तो जब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसका तापमान अधिक होगा और यहाँ पे अरेबियन सी का तापमान कम होगा, तब ये क्या होता है, नकारात्मक आईओडी होता है। और जो नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल है, ये भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं होता, ये चीजें बताई गई यहाँ पे। हिंद महासागरीय डाइपोल को भी मैप के माध्यम से आसान भाषा में समझते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया हिंद महासागर। अब यहाँ पे है अरेबियन सी, अरब सागर है, और यहाँ पे आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है। तो इन्हीं दोनों सतहों की बात की जा रही है कि जब यहाँ पे कोई और तापमान हो और यहाँ पे कुछ और तापमान हो, इसी को आईओडी कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल या हिंद महासागरीय डाइपोल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है उसमें कोई रॉकेट साइंस, एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया। और जो इसके 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक आईओडी, नकारात्मक आईओडी, आयोडीन नहीं कह रहा हूँ, आईओडी कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो सकारात्मक कब होगा, जब अरब सागर का तापमान अधिक होगा, कहाँ से, इस वाले क्षेत्र से, बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र से अरब सागर का तापमान अधिक होगा। मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है अरब सागर में, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये सकारात्मक आईओडी हो गया। यही उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है बे ऑफ बंगाल में, तो इसी को क्या कहेंगे, नकारात्मक आईओडी कहेंगे, इसको इंडियन ओशन डाइपोल कहेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार, मतलब इसमें क्या ऐसा है कि नहीं समझ आ रहा है, एकदम इजी भाषा में समझ में आएगा और मैप के माध्यम से तो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भारत में जो मानसून होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। पहला है साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून,
दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर मानसून या उत्तर पूर्व मानसून। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है इसका महीना कब से कब होता है, तो जून से मध्य सितंबर तक होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु को गर्म आर्द्र ऋतु के रूप में भी जाना जाता है। अचानक शुरू होना दक्षिण पश्चिम मानसून की महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसून की शुरुआत के साथ तापमान में भारी गिरावट आती है और आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है। और भारत का प्रमुख मानसून कौन है, तो ये साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, इसको ध्यान में रखेंगे। और पूर्वोत्तर मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, तो ये ज्यादातर दक्षिण भारत तक ही सीमित रहता है और अक्टूबर से दिसंबर तक तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, यनम, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में वर्षा लाता है। तो ये प्रमुख रूप से कहाँ पे सीमित है, ये दक्षिण भारत में सीमित है प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी मानसून। और यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में कि जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है ये प्रमुख रूप से कहाँ पे वर्षा करता है, तो प्रमुख रूप से ये वर्षा करता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस मैप के माध्यम से भारत में वर्षा कहाँ पे कितनी होती है उसके बारे में दिखाने की कोशिश की गई। तो जैसे-जैसे रंग गहरा होता गया है, वहाँ पे वर्षा अधिक होती गई है। तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो राज्य हो गए, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। उसके अलावा जो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे भी वर्षा अधिक होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रंग गहरा होता गया। उसके अलावा ये सारे कुछ क्षेत्र हैं। दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका नाम है आईएलओ। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये बताया कि विश्व के स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की क्या स्थिति है और भारत के स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की क्या स्थिति है। तो इस आर्टिकल में हम वही जानने वाले हैं। उसके अलावा हम जानेंगे आईएलओ के बारे में भी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानेंगे हम। ये चर्चा में क्यों है, तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 इसको किसने जारी किया है, तो आईएलओ ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है। सामाजिक सुरक्षा पर ये रिपोर्ट है और यहाँ पे ये बताया है कि जो भारत है, यहाँ पे केवल 24.4% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी तरीके की सामाजिक सुरक्षा है, जबकि बांग्लादेश भी इस मामले में हमसे आगे है। बांग्लादेश में लगभग 28.4% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी तरीके की सुरक्षा है, जबकि भारत में सिर्फ 24.4% लोग ही ऐसे हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि डेटा आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, लेकिन जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन इस तरीके का कोई डेटा प्रस्तुत करती है, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस तरीके का जो डेटा है, हम उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि फला रिपोर्ट है, ए नाम की कोई रिपोर्ट है, इसको कौन से संगठन जारी करते हैं, तो ये हमें देखना है। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो आईएलओ इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे बात की जा रही है सोशल प्रोटेक्शन के पहलू की, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के जो पहलू हैं उनके बारे में। तो इसमें पहले है पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि गरीबी में कमी करना। उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। देखिए ये क्या होता है मानव पूंजी, जब किसी इंसान को हेल्थ और यहाँ पे एजुकेशन यानी स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीजें दे दी जाती हैं, अच्छे से इनके ऊपर फोकस किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि जब इनको स्वास्थ्य इनका ठीक रहेगा, उसके अलावा जब इनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तो ये क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पर काम करेंगे, अच्छी से अच्छी जॉब करेंगे, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान देंगे, तो इसी को कहा जाता है मानव पूंजी। उसके अलावा बात की जा रही है लिवलीहुड्स यानी कि आजीविका के बारे में। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे जोखिम प्रबंधन। उसके अलावा बात की जा रही है इकोनॉमिक रेजिलियंस, आर्थिक लचीलापन। उसके अलावा सोशल कोहेंशन, सामाजिक सामंजस्य। उसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। ये सारे पहलू हैं सोशल प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो आते हैं, समाज सुरक्षा के अंतर्गत जो आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देकर के चलना है। ये जो रिपोर्ट आई है, ये खास करके एशिया पैसिफिक या एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आई है और इस रिपोर्ट को आईएलओ द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2021-22 का सहयोगी माना जा रहा है। तो हम देखते हैं इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर के बारे में क्या जानकारी दी गई। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मंगोलिया हो गया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा लगभग 100% है। और वहीं आप देखेंगे तो म्यांमार और कंबोडिया में यही लगभग 10% है। तो सबसे कम कहाँ पे है, म्यांमार और कंबोडिया में है, जबकि सबसे अधिक कहाँ पे है, तो मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नतम कवरेज अगर देखें कि इसके तहत सबसे कम कवरेज कहाँ पे किया जाता है, तो ये बात की जा रही है एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4 में से 3 श्रमिक, यानी 3 श्रमिक प्रति 4 श्रमिकों में से क्या है, तो इनके पास सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा बात की जा रही है कि ऐसे देश जहाँ पे प्रति व्यक्ति कम जीडीपी है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे किसी श्रमिक को चोट लग जाती है काम करते वक्त, तो इनके इलाज के लिए जो दर है, वो भी बहुत कम है, यानी इनका इलाज कम कराया जाता है कि अगर 10 श्रमिकों को लगी तो किसी 1-2 श्रमिक का इलाज करा दिया गया, अन्यथा बाकी को उठा के फेंक दिया गया, अरे चलो इतना होता रहता है, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, चलो काम करो, इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे। असमान कवरेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2020 तक वैश्विक आबादी का केवल 46.9% प्रभावी रूप से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ से कवर किया गया था। शेष 53.1% लगभग 4.1 बिलियन पूरी तरह से असुरक्षित थे। दुनिया में कामकाजी उम्र की आबादी 69.4% या 4 अरब लोग केवल आंशिक रूप से संरक्षित या बिल्कुल भी संरक्षित नहीं है। कामकाजी आबादी की उम्र क्या होती है, 15 वर्ष से लेकर के
जो 60 वर्ष तक की आयु होती है इसी को कामकाजी आयु माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 वर्ष की आयु में जाकर के रिटायर हो जाते हैं और 15 वर्ष से पहले, 16 वर्ष से पहले करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? बाल श्रम कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की जो आयु होती है, इसी को कामकाजी आयु के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे लैंगिक असमानता भी, यानी जो पुरुषों में होता है और महिलाओं में होता है, इसके बीच भी मतभेद है। यहाँ पर भी क्या है? तो यहाँ पे भेद चलता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कवरेज 8% कम है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या जानकारी दी गई। तो पहला पॉइंट ये बताया कि इस भारत में सामाजिक सुरक्षा में कम निवेश किया जाता है। भारतीय आबादी का केवल 24.4% गैर अंशदायी लाभों के तहत हस्तांतरित राशि आमतौर पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही कम है। कवरेज में असमानता, अंशदायी योजनाएं आमतौर पर औपचारिक क्षेत्र को काम करने वाले तक ही सीमित होने के कारण भारत के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 5%, लगभग 2277 अमेरिकी डॉलर से भी कम है। यानी जो भारत में अगर समय सुरक्षा कुछ हद तक है भी, इसमें कुछ निवेश भी किया गया, तो कहाँ पे किया गया? ज़्यादातर वो औपचारिक क्षेत्र में किया गया है। औपचारिक क्षेत्र क्या होता है और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है? ये अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्र हैं। औपचारिक क्षेत्र का मतलब है कि कोई एक बंदा ऑफ़िस जाता है टाइम टू टाइम, 10 बजे गया, 4 बजे चला आया। मतलब जहाँ पे सैलरी फिक्स हो, काम के घंटे फिक्स हों, आपको सैलरी मिलती हो, तो ये चीज़ होती है औपचारिक क्षेत्र। और अनौपचारिक क्षेत्र क्या है? जैसे आप देखेंगे पानी पूड़ी बेचने वाला, जो फेरी वाले होते हैं ये, मतलब इनको कोई ना तो काम का घंटा फिक्स है, ना तो पैसा फिक्स है। ये जिस दिन काम करेंगे उस दिन खाएँगे, उस दिन कमाएँगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन इनको सैलरी नहीं मिलने वाली है, उस दिन इनको पैसा नहीं मिलेगा। और कई घर ऐसे होते हैं जिनके चूल्हे नहीं जलते हैं अगर एक दिन उनको पैसा ना मिले। तो औपचारिक क्षेत्र में यही फ़ायदा है कि यहाँ पे काम के घंटे तय होते हैं और यहाँ पे समाज सुरक्षा भी मिली रहती है। यहाँ पे बहुत सारे कानून लागू होते हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको हर्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो कंडीशन बनते हैं अनौपचारिक क्षेत्र में, अगर ये लोग कमाएँगे नहीं तो खाएँगे नहीं बेचारे। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर शाम को खाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में यही प्रॉब्लम है। हालिया पहल क्या की गई है? तो इसने अंशदायी और गैर अंशदायी योजनाओं के संयोजन के माध्यम से हासिल की गई भारत की उच्च कवरेज दर की सराहना की, जैसे कि मनरेगा। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अंशदायी और गैर अंशदायी, इसका मतलब क्या है? गैर अंशदायी का मतलब ये है कि जिसमें जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति, ये अपना कोई भी अंश ना दे, अपनी तरफ से कोई पैसा ना दे, लेकिन यहाँ पे पैसा कौन दे? तो भारत सरकार। जैसे मनरेगा में देखिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, हम काम करते हैं और भारत सरकार की तरफ से पैसा मिल जाता है। और अंशदायी क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो दोनों मिल करके पैसा दे। यहाँ पे कुछ अंश गवर्नमेंट दे, कुछ परसेंट गवर्नमेंट दे और कुछ परसेंट जो श्रमिक है, जो भी व्यक्ति है वो दे। तो इसको कहा जाएगा अंशदायी। भारत में समाज सुरक्षा के लिए कौन-कौन सी पहल चलाई गई है, कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको एनपीएस कहा जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम। इसकी इसी को लेकर के विवाद हुआ था ना। बहुत सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के लिए कह रहे हैं, एनपीएस की जगह, तो इसको लेकर के बहुत विरोध चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, हाथ से मैले ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना, उसके अलावा अटल पेंशन योजना। तो ये सारी पहल या योजनाएं हैं जो भारत में समाज सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। अगर कहीं आंसर राइटिंग में यूज करने के लिए आता है तो यहाँ पे आप दो तीन पॉइंट, दो तीन योजनाएं यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, उसका नाम है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। कब की गई थी? तो 1919 में वर्साय के संधि के द्वारा की गई थी और 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई। इसे 1969 में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। यह सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ये कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? तो विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, वैश्विक वेतन रिपोर्ट, सामाजिक संवाद रिपोर्ट और विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।